हेलो स्टूडेंट, वेलकम न्यू सक्सेस क्लासेस। और आज की क्लास में चलेगी इस सेशन 2022 और 23 की रसायन विज्ञान की पहली क्लास। ये पता है आपको कि समय बहुत कम रह गया है, ओनली 5 महीने बाकी हैं आपको पढ़ाई करने के लिए। और स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर से और पहले चैप्टर से। सिलेबस जो रिड्यूस है उसको नहीं बताएंगे और जो बाकी रह गया है उसको ही पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में चलेगा फर्स्ट बुक से रसायन विज्ञान का पहला टॉपिक जो होगा सॉलिड स्टेट से, और वो है आपका ठोस अवस्था। पहला ही चैप्टर आपका है, पहली यूनिटी होती है और वो पहला चैप्टर आपका है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट से पहले कुछ जनरल जानकारी आपके लिए जो जरूरी है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि सॉलिड को डिवाइड कैसे किया गया है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें, इस यूनिवर्स में आपके जो भी चीजें हैं वो सभी मैटर के अंतर्गत आती हैं। जैसे द्रव्य, तो द्रव्य को कैसे क्लासिफाइड किया गया है उसको आपको हम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं द्रव्य। मेटर के बारे में इतनी सी बात जान लेते हैं कि मेटर वह चीज है जो संपूर्ण संसार में फैली हुई है, या कह सकते हैं ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है वो मेटर कहलाता है, जिसको हम द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य एक शब्द अलग है, इसको फॉर्म होती है लिक्विड। जो भी चीजें तरल होती हैं वो द्रव्य कहलाती हैं, जो बह जाती हैं, जिनमें बहने का गुण होता है वो द्रव कहलाती हैं। जबकि द्रव्य एक मेटर है। यहां तक कह सकते हैं कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो द्रव्य कहलाती हैं। और द्रव्य को वर्गीकृत किया जाता है 2 वेज में, और वो होते हैं, सबसे पहला होता है आपका भौतिक वर्गीकरण, दूसरा वे होता है आपका रासायनिक वर्गीकरण। इसको लिख सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक तरफ आप करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए तो पहले हम मैटर को डिवाइड करते हैं किस आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर आपको 3 फॉर्म में दिखेंगे, केवल 3 ही फॉर्म में, जिसमें सबसे पहला आपका होगा ठोस, दूसरा होगा द्रव और तीसरा गैस। तो ठोस को आप लिख सकते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया। तो यही सॉलिड, यही ठोस आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद में जो द्रव अवस्था होती है वो आपको फर्स्ट ईयर की क्लास में यानी कि 11th में पढ़नी थी, वो आपने स्टडी की है नहीं की है इसके बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि हम आपको इंटरमीडिएट के आपके फाइनल एग्जाम के लिए सबसे पहला चैप्टर आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में लगाया गया वो सॉलिड स्टेट, और दूसरा जो आपका टाइप्स है वो द्रव है यानी लिक्विड, द्रव अवस्था। लिक्विड स्टेट को आपको 11th में पढ़ाया जाता है, गैसियस स्टेट भी आपको 11th में स्टडी कराई जाती है। तो आपको पढ़ना है केवल ठोस ही पढ़ना है। लेकिन अब आ जाता है आपका रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर एलिमेंट होते हैं या द्रव्य होते हैं वो केवल होते हैं 2 प्रकार के, या तो वो आपके शुद्ध होंगे या फिर मिश्रण होंगे, शुद्ध प्योर और मिक्सर। ये हो गया आपका। तो मिक्सर आपने 11th के अलावा पढ़े होंगे 8 क्लास में, 7 क्लास में। मिक्सर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, और इसको कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर के बारे में आप जानते हैं कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज सेम हो जाता है तो होमोजीनियस मिक्सर फॉर्म होता है। जैसे कि किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में यानी कि विलायक में अगर सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाता है और वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और उसके पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल इक्वल हो जाते हैं सॉल्वेंट के,
तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बनकर तैयार होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की ये फॉर्म होती है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट से काफी बड़े होते हैं, बिगर देन होते हैं। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक समय पर स्टेबल हो जाते हैं, बॉटम में किसी भी पॉट के बॉटम में इकट्ठा हो जाते हैं। तो कितना भी उनको मिलाया क्यों ना जाए, वो एक समय के बाद में धीरे से नीचे तली में इकट्ठे हो जाते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर में अगर हम मिलाएं तो सबसे पहले क्या मिला सकते हैं, सुक्रोज। अगर सुक्रोज को वाटर में मिलाएं, घोल देंगे तो आपका होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। और दूसरा है बिस्मांगी मिश्रण। बिस्मांगी मिश्रण में अगर आप सॉल्वेंट में कोई ऐसे पदार्थ को घोल देते हैं जो कुछ समय के बाद स्टेबल हो जाता है, तो वो मिक्सचर आपका कहलाता है बिस्मांगी मिश्रण। अब आ जाते हैं शुद्ध एलिमेंट में। शुद्ध क्या होते हैं, तो शुद्ध आपने पढ़े होंगे आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 118। तो 118 एलिमेंट यानी कि तत्व आपके जो फाउंड होते हैं नेचर में, वो 118 पूरे कंप्लीट प्योर होते हैं। कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। जबकि दूसरा होता है यौगिक। यौगिक यानी कि कंपाउंड एलिमेंट। तो आप जानते ही हैं पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स रखे गए हैं वो सभी प्योर होते हैं। और ऐसे ही आपके कंपाउंड्स भी प्योर होते हैं, जिसमें आ जाता है आपको, जैसे दिन रात कहते रहते हैं कॉमन सॉल्ट, जिसको हम लेते रहते हैं भोजन में यूज करते हैं, तो ये कॉमन सॉल्ट है। उसके बाद में NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका होता है बेकिंग सोडा। और Na2CO3 यानी कि ये बेकिंग सोडा है। तो ये कंपाउंड प्योर फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा और ले सकते हो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी प्योर है। यानी कि अब हमारे 2-3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ भी कंपाउंड भी प्योर होता है। ऐसा तो होता नहीं आप कॉमन सॉल्ट को लेते हैं तो उसमें अशुद्धियां बहुत सी होती हैं, इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब कंपाउंड को हम क्लासिफाइड करते हैं 2 वेज में, यानी कि 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। और वो पहला होता है अकार्बनिक और कार्बनिक। तो पहला आप लिखेंगे अकार्बनिक यौगिक, और दूसरा होगा आपका कार्बनिक यौगिक। सीधी सी बात है, जिसमें कार्बनिक यौगिक है यानी कि नेचर से फाउंड होने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं, चाहे वो आपका ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सुक्रोज हो, लैक्टोज हो, माल्टोज हो, उनमें सब में कार्बन पाई जाती है। यहां तक के आपकी मार्स गैस भी कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कार्बनिक यौगिक है, जिनमें आपका आ जाता है CH4 यानी कि मीथेन, कार्बन का कंपाउंड है। इसी टाइप से आप यहां लिखें CO2, तो ये अकार्बनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल होते हैं प्लांट्स के, और प्लांट इसको एब्जॉर्ब करके ही मंड को बनाता है यानी कि उसका भोजन बना लेता है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे दूसरा वाटर भी एक कंपाउंड है, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो यहाँ वाटर में कोई कार्बन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कार्बन हमारा नहीं बोला जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसको प्लांट इंटेक करते हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में। उसके बाद में आ जाते हैं, ये मीथेन हो गया। उसके बाद ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज कार्बन प्रेजेंट है। दिन रात जितने भी हम फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट इंटेक करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो सभी क्या होते हैं आपके, सब आपके कार्बन के यौगिक होते हैं। बस वो पदार्थ, वो सब्सटेंस अगर किसी सौर फॉर्म में नहीं है तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी खट्टे पदार्थ क्या होंगे आपके कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मीथेन है, ग्लूकोज है, सुक्रोज C12H22O11। ये हो गया क्लासिफिकेशन मैटर का। तो मैटर को क्लासिफाइड करते हैं 2 वेज में। सबसे पहला होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर हमें 3 फॉर्म में दिखाई देता है, वो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। या तो आपका मैटर सॉलिड स्टेट में होगा, या लिक्विड स्टेट में, और या गैसियस स्टेट में। तो इनमें से जो 2 स्टेटें हैं ये आपको 11th में पढ़नी थी, और ये भी स्टेट आपको 11th में पढ़नी थी, लेकिन ये सॉलिड स्टेट आपको 12th में पढ़नी है। और सॉलिड स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे कम से कम 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन फाइनल ईयर में जरूर मिलेगा। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी से हो, चाहे वो डेंसिटी से पूछा जाए या क्रिस्टल डिफेक्ट से पूछ लिया जाए। अब केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे मैटर होते हैं या तो वो प्योर होंगे या मिक्सचर होंगे।
अगर प्योर होंगे तो उनको अलग क्लासिफाई कर लेंगे, और मिक्सचर होंगे तो वो होंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण, जैसे सुक्रोज और चीनी, सुक्रोज और वाटर का मिक्सचर, या ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर लें, घोल लें, तो यहाँ पर जो घुल जाएगा, यानी कि यहाँ बोलेंगे कि विलायक, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल इक्वल हो जाते हैं तो बनता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। और उसके बाद में अगर आप वाटर में घोल देंगे, जैसे डस्ट, धूल, मिट्टी, कुछ भी आप इसमें घोल देंगे तो एक टाइम के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद ये नीचे तली में बैठ जाएगी, तो ये आपके होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनका सॉल्वेंट के पार्टिकलों के इक्वल पार्टिकल्स नहीं होते हैं। तो अब इसको क्लासिफाइड को जिसको नोट करना है तो वो नोट कर ले, और स्टार्ट होगा आपका टॉपिक, न्यू चैप्टर, सॉलिड स्टेट। चलिए इसको रब करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। आपका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था में तो पहले हम ठोस को जानेंगे। ठोस सब्सटेंस क्या होते हैं? तो ठोस सब्सटेंस वे होते हैं जिनके अंदर उपस्थित अवयवी कण, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन, अणु, परमाणु और आयन, ये हो सकते हैं। तो ठोस, सबसे पहले क्या बात करेंगे? ठोस की। ठोस क्या है? ठोसों में जो भी अणु, परमाणु और आयन प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में, उनके बिटवीन हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, कैसा लगता है? क्या लिखेगा? हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि जो भी हमारी सॉलिड है, जैसे ये बोर्ड है, ये कलम है, और ये सभी आप देखते रहते हैं दीवारें बनी हुई हैं, सभी सॉलिड है। तो सॉलिड स्टेट में जो भी इसके कण होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसे कहते हैं उच्च अंतर आणविक आकर्षण बल, ये एक दूसरे से उच्च अंतर आणविक आकर्षण बल, यानी कि प्रबल भी यहां लिख सकते हैं, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ये कण गतिमान नहीं होते हैं, मूविंग फॉर्म में नहीं होते हैं, तो मूव नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी एक दूसरे के कणों के बीच में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए ठोस की फॉर्म स्टेबल होती है। तो बोल सकते हैं कि द्रव्य, दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी मैटर पाए जाते हैं, जिनमें प्रेजेंट सबसे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम मोल्स भी कहते हैं, और वो मोल्स होते हैं डिवाइड 3 फॉर्म में। तो सबसे पहला हो जाएगा आपका अणु, परमाणु, आयन। तो अणु को आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस। तो ये जो आपके सामने ये गेंदें जैसे रखी हुई हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अवयवी कण। और अवयवी कण को जो भी स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम के, तो वो लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो अवयवी कणों के बीच में अगर हाई मॉलिक्यूलर फोर्स है तो वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहेंगे कि वो बिखर नहीं सकते हैं। बस इनको टेम्परेचर देने पर या क्लीवेज करने पर, किसी शार्प नाइफ से काटने पर ही एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो ये जो गोले हैं, ये जो गेंदे हैं, ये जो स्फीयर हैं, ये स्फीयर कहलाते हैं। या तो आपके होंगे मॉलिक्यूल्स, या तो होंगे आपके एटम्स, या आपके आयंस होंगे। इन आयंस के बीच में हाई मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए एक दूसरे से ये पृथक नहीं होते हैं। और जब पृथक नहीं होते हैं तो ये एक निश्चित आयतन,
निश्चित आयतन को घेरते हैं, इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है और ये कभी भी बिखरते नहीं है क्योंकि इनके बीच में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है। लेकिन ठोसों के भी टाइप्स होते हैं। अब वो क्रिस्टलाइन है कि आपका अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट में आपके ठोस हो गए और ठोस के कण होते हैं उनके बीच में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया, ये आप हो जाता है। और जनरल जितनी भी आप इस जमाने में चीजें देखते हैं उसमें मोस्टली चीजें जो होती हैं, मोस्टली सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। खास करके आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगी लिक्विड फॉर्म में और वाटर मिलता है लिक्विड फॉर्म में और बहुत सी चीजें थोड़ी बहुत मिल जाती हैं लिक्विड फॉर्म में होंगी। बाकी हम अपने घर में रहते हैं, जनरल रूम में रहें तो वहाँ की दीवारें सॉलिड स्टेट में, वहाँ में लगा हुआ फैन वो भी सॉलिड स्टेट में होगा, और भी चीजें होंगी वो सॉलिड स्टेट में होंगी, आप मोबाइल यूज करते हैं वो भी सॉलिड है। तो ये सॉलिड होते हैं। और वो सॉलिड क्यों है, सॉलिड क्यों है, क्योंकि सॉलिड में प्रेजेंट जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि अवयवी कण, उनके बीच में हाई मॉलिक्यूलर फोर्स उपस्थित होता है, हाई मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट रहता है, इसीलिए उनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। ये अपने एक जगह पर ही लगातार मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर इनको एक परमानेंट टेम्परेचर दे दिया जाए जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाएंगे तो उस पर इनके बीच का फोर्स क्रैक हो जाता है और ये बह जाते हैं। अगर यही लिक्विड की बात होती है तो लिक्विड के क्या होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे रखे होते हैं और ये पार्टिकल्स किसी भी पॉट में हम भर के रख दें, ये सभी जितने स्फीयर आपको दिखा रहे हैं, तो जब हम इसको गिरा देते हैं तो ये परतें यानी कि एक एक लाइन हॉरिजॉन्टल में बहने लगती हैं और बह के सीधी सी एक फॉर्म में हो जाती हैं, सिंपल फॉर्म में आ जाती हैं। और ये जो एक दूसरे पर फिसलने का गुण होता है ये लिक्विड में पाया जाता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयन के बीच में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है। तो इस इंटरमोलिकुलर फोर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो रेगुलरिटी होती है उस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। तो इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठोसों के प्रकार, आपने ठोस देख लिया, अब उनके प्रकार देखिए। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो ठोस को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो वो दो हैं, इनको क्लासिफाइड किया जाता है दो वर्गों में। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और इसका बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसके बाद में एमॉर्फस सॉलिड्स हो जाते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले हम बताते हैं क्रिस्टलीय ठोस, अमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? रेगुलर शेप में। इन सॉलिड्स की डेफिनेट ज्योमेट्री होती है और ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये होती है स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्या होगा कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक डेफिनेट शेप में प्रेजेंट होते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर। और इनके एग्जांपल होते हैं, जैसे आप ले लेंगे फिटकरी, पोटास एलम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में आप बोलेंगे दूसरा, फिटकरी की जगह पे आप बोल सकते हैं यहाँ NaCl नमक, और आल ट्रांजिशन मेटल्स, ऑल ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक की जितनी भी मेटल हैं, डी ब्लॉक की जितनी भी मेटल्स हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाती हैं। और उनमें जितनी मेटल्स रखी गई हैं वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती हैं। आपकी चाहे वो आयरन हो, चाहे प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, वो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। इसमें और आ जाता है आपका
हीरा, डायमंड और ग्रेफाइट, ये आपके सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्यों है? क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं वे सॉलिड जिनमें उपस्थित अवयवी कण यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन की डेफिनिट शेप होती है और सबसे मेन इसकी प्रॉपर्टी होती है इसकी दीर्घ परासी व्यवस्था। कैसी होती है? दीर्घ परासी, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो दीर्घ परासी व्यवस्था यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर में प्रेजेंट रहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। इनकी डेफिनिट ज्योमेट्री होती है और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और किसी शार्प नाइफ से काटने पर दो न्यूली स्मूथ सरफेस जनरेट करते हैं। और आप ये करना चाहते हैं तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको पोटास एलम फिटकरी का टुकड़ा लीजिए और किसी शार्प नाइफ से काट कर देखिए तो दो न्यूली सरफेस जनरेट करेगा और वो बिल्कुल स्मूथ होंगी। अब आ जाते हैं अक्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई रेगुलर शेप नहीं होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। कोई एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हो सकता है और ज़्यादा फार अवे भी हो सकता है। ठीक है, ये अक्रिस्टलीय ठोस की होती है अमॉर्फस सॉलिड की ज्योमेट्री। इनकी कोई डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं होती है, डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं लघु परासी। लघु मतलब छोटा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, किसमें आएगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर में आएगा। तो अक्रिस्टलाइन जो अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कोई डेफिनिट शेप नहीं होती। कहीं पर वो प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं पर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, कहीं पर वो कम होंगे। तो उनके बीच में जो ज्योमेट्री बनेगी वो डेफिनिट नहीं होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा और वो पहले नर्म पड़ते हैं उसके बाद में मेल्ट हो जाते हैं। पहले वो सॉफ्ट हो जाते हैं उसके बाद में मेल्ट हो जाते हैं। आफ्टर सॉफ्ट एंड देन मेल्ट होंगे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सबसे पहला आप लिख लेंगे प्लास्टिक। आपने जर्नल देखा होगा कि प्लास्टिक पर थोड़ा सा हीट दे दिया जाए तो पहले वो नर्म पड़ जाती है और टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वो मेल्ट हो जाती है। तो प्लास्टिक हो जाएगी, रबर हो जाएगी। ये आपके कैसे हैं? अमॉर्फस सॉलिड। इनकी कोई डेफिनिट शेप नहीं होती है, ना ही डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये पहले नर्म पड़ते हैं उसके बाद में पिघलते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो ये प्लास्टिक और रबड़ हो गया। उसके बाद में आपका कांच भी आ जाता है। कांच के साथ भी ऐसा है कि कांच पहले पिघलकर नर्म होती है उसके बाद में। जबकि आपने फिटकरी को नहीं जानते हैं तो कपूर तो आपने देखा ही होगा, जर्नली आपने पूजा के लिए यूज किया होगा। तो कपूर को जब आप मेल्ट करते हैं, जलाते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट उसका ऊर्ध्वपातन, एवोपरेशन की क्रिया होने लगती है। एवोपरेशन डायरेक्टली होने लगता है। ऐसा नहीं होता कि कपूर पहले क्या हो जाए? नर्म पड़ जाए, सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद में पिघले। नहीं, वो डायरेक्ट ही क्या कर जाएगा? उसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो जाएगा, एवोपरेशन डायरेक्ट होने लगता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर शेप में होते हैं और इनकी ज्योमेट्री डेफिनिट होती है। जैसे कि इनके सेंटर को अगर हम किसी लाइन से ड्रॉ कर दें तो इनके बीच में जो एरिया बनेगा वो कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। और ऐसे ही लगातार बनाते रहते हैं तो हमारी क्यूबिक सेल बन जाती है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में अगर हम किसी सेंटर पॉइंट को लेकर अगर ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर तो कोई स्ट्रक्चर की रियल फॉर्म नहीं होगी। तो ये अक्रिस्टलाइन सॉलिड थे। अब आ जाता है इनके बीच में डिफरेंट बताना, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड्स में डिफरेंट। तो डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड। तो इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं।